Hello everyone, welcome to question and answer batch. In this batch, we are going to discuss all the questions. Okay, mostly सारे practical questions हम लोग discuss करेंगे इस batch में. And इस batch का जो intention है, it is कि आपका जो question solving है, उसको improve किया जाए. Okay, and जो questions में solve करने को जो दिक्कत आती है, वो दिक्कत को एकदम कम कर दे हम लोग. Okay, इस batch का ये motive रहेगा. ठीक है, तो let us start with the first chapter, that is supply under GST. Vikramaditya is a salaried employee and he is planning to invest in stocks. He has opened a trading account with the broker. During the month, Vikramaditya took future contracts without physical delivery option. Very important point. But are cash settled on the expiry of the contract date? The value amounting to rupees 35 lakh. Vikramaditya needs your advice for such future contracts with respect to taxability in GST. अभी यहाँ पर कौन सा सेक्शन ट्रिगर हो रहा है वो हम लोग यहाँ पर पहले समझेंगे. अब यहाँ पर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट का टैक्सेबिलिटी जीएसटी में क्या होता है वो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं. ठीक है, तो फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट, ओके, जो आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता है, तो यहाँ पर जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू अगर फिजिकल डिलीवरी लिया गया है देन इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई. लेकिन जब तक फिजिकल डिलीवरी नहीं लिया, ओके, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि 6 महीने बाद गेहूं का भाव 2 रुपया गिरेगा. ओके, तो अभी आपने गेहूं बेचा नहीं है, लेकिन जो भी 6 महीने बाद भाव होगा उसके हिसाब से आपका डिफरेंस सेटलमेंट होगा. ठीक है, मतलब अगर समझ के चलो कि मैंने बोला, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बोला कि वीट का भाव 2 महीने के बाद फॉर एग्जाम्पल +2 रुपया हो जाएगा. ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, और एक जन बोलता है कि वीट का भाव 2 महीने बाद -2 रुपया हो जाएगा. ठीक है, अभी एग्जैक्ट भाव क्या होता है वो हम अपन देखते हैं. अभी 26 रुपीज का भाव है, अज्यूम करते भाव हो गया 28 रुपये. ओके, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट था 1000 किलो का, 1000 किलो का कॉन्ट्रैक्ट था. अब यहाँ पर अगर भाव बढ़ चुका है, मतलब कौन जीत गया? ऑब्वियसली जिसने ये सोचा था कि भाव बढ़ेगा वो जीत गया. ठीक है, तो यहाँ पर जिसने सोचा था कि भाव घटेगा, दिस पर्सन इज गोइंग टू पे टू दिस पर्सन. तो यहाँ पर क्या सच में 1000 किलो वीट बेचने वाला है? क्या वो नहीं बेचेगा? क्या करेगा? सिर्फ डिफरेंस का सेटलमेंट होगा, मतलब 2000 रुपया पे करेगा. सो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लायबल टू जीएसटी. लेकिन अगर फिजिकल डिलीवरी लिया होता, मतलब कि 1000 किलो सच में बेचा होता, तो उस केस में जीएसटी आ सकता था डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट. ओके, तो ये अपना हुआ एक क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Rob Shareholding Limited, an approved intermediary, has entered into a transaction where certain securities are lent to Dhandhan Bank. ओके, अभी ये सिक्योरिटीज का जो लेंडिंग फीस है इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी है. अभी ये जो क्वेश्चन है वो आप चार्ज ऑफ जीएसटी के बाद में देखना. ओके, चार्ज ऑफ जीएसटी में हम लोग सीखेंगे कि लेंडिंग फीस के ऊपर आरसीएम लगता है. ओके, तो लेंडिंग फीस जो भी पे हो रहा है उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बोरोवर इज गोइंग टू पे जीएसटी. क्वेश्चन नंबर 4. मिस्टर एक्स, a proprietor of Vijay Sales, an AC dealer in Dombivali, Maharashtra, needs 4 AC for his newly constructed house in Dombivali itself. Therefore, he transfers 4 AC from his stock on which ITC had been availed. Examine whether the activity is supply. अभी यहाँ पर एकदम सिंपल है. एक बिजनेसमैन है, ओके, वो बिजनेसमैन क्या बोल रहा है कि मेरा जो बिजनेस है एसी का, ओके, ये एसी के बिजनेस से मैं 4 एसीस क्या करूंगा, मैं 4 एसीस अपने घर पे लेके जाऊंगा. ओके, मैं 4 एसी क्या करने वाला हूँ, अपने घर पे लेके जाऊंगा. ओके, तो 4 एसी वो अगर घर पे लेके जाने वाला है तो उस एसी के ऊपर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा वो डिस्कशन. ओके, तो यहाँ पर हम लोग पहले प्रॉब्लम को समझते हैं. समझो ये बिजनेसमैन है, बिजनेस ने एसी परचेस किया. ओके, 4 एसी परचेस किया. अब यहाँ पर क्लियर कट लिखा है कि आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, मतलब इसने आईटीसी एंजॉय किया. ओके, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है एज पर शेड्यूल 1 कि अगर आप लोगों ने जो फिक्स असेट पर या फिर कोई भी बिजनेस असेट पर अगर आईटीसी लिया है एंड उसको अगर आप लोग परमानेंट ट्रांसफर करते हो और डिस्पोज करते हो, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल, ओके, तो ऐसे केस में आपका ट्रांजेक्शन को क्या माना जाएगा?
सप्लाई माना जाएगा इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। आई होप समझ में आया। ओके, मतलब कि अगर आपने बिना कंसिडरेशन के भी ट्रांसफर किया तो भी इसको क्या मानेंगे हम लोग, सप्लाई मानेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो 4 AC जिसके ऊपर आईटीसी लिया है वो अगर घर पे लेके जा रहा है तो बोलो सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, आंसर इज माना जाएगा। ओके, उसके आगे फर्दर, अ रेसिडेंट that is unregistered approached, that is Akash approached Vijay Sales. He sold his AC to Vijay Sales for rupees 5,000. Examine whether this activity is supply or not. अभी यहाँ पर आकाश ने ये जो एसी है वो अपने घर के लिए लिया था। ठीक है, अभी हम लोग ने क्या सीखा था वीडियो में जो अपना यूट्यूब पे चालू है, देखिए वो वाला अगर आप देख रहे हो तो सप्लाई होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहला चीज बिजनेस पर्पस होना चाहिए एंड कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन है पर बिजनेस पर्पस नहीं है तो दस दिस एक्टिविटी वुड नॉट बी अमाउंटिंग टू सप्लाई। लेकिन अगर बिजनेस पर्पस भी है कंसिडरेशन भी है देन सच एक्टिविटी वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर बिजनेस पर्पस नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आकाश ने ये जो एसी लिया था वो फॉर रेसिडेंस लिया था, सो उसका कोई बिजनेस पर्पस यहाँ पर नहीं है, लेकिन पैसा है तो एक्टिविटी क्या रहेगा, नॉट अ सप्लाई। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Sudama Associates, a registered supplier, disposes the computer owned by it without consideration, but he has not claimed ITC. चलो एकदम सिंपल, हम लोगों ने क्या सीखा था, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। ओके, आईटीसी अगर लिया रहेगा एंड अगर फ्री में बेचा है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। आया समझ में? लेकिन अगर आईटीसी नहीं लिया एंड फ्री में बेचा तो उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। ओके, सो इन दिस केस सिंस आईटीसी हैज नॉट बीन क्लेम्ड, इस ट्रांजेक्शन को हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे। ओके, आगे सेकंड, पृथ्वी एंटरप्राइजेस अपॉइंट्स चंपक एज अ एजेंट। चंपक आइडेंटिफाइज वेरियस सप्लायर्स हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एंड आस्क्स द सप्लायर टू सेंड द गुड्स एंड इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू पृथ्वी। ओके, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो यहाँ पर प्रिंसिपल है, यहाँ पर एजेंट है, यहाँ पर सप्लायर है। ठीक है, इस टाइम पे रिसिपेंट नहीं सप्लायर है। सप्लायर क्या कर रहा है, एजेंट ने इस सप्लायर को आइडेंटिफाई किया, अभी सप्लायर क्या कर रहा है, डायरेक्टली पृथ्वी को गुड्स भेज रहा है। ओके, सप्लायर के नाम पर। अगर एजेंट खुद के नाम पे भेजता तो इस ट्रांजेक्शन को हम लोग सप्लाई मानते, लेकिन एजेंट अपने नाम से नहीं भेज रहा है। कौन भेज रहा है, जो सप्लायर है, क्या नाम है इधर दिया है क्या, सत्या मैन्युफैक्चर। सत्या मैन्युफैक्चर डायरेक्टली पी के ऊपर बिल बना रहा है। ओके, तो यहाँ पर एजेंट ने जो, यहाँ पर मतलब एजेंट ने जो प्रिंसिपल को भेजा उसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे। क्लियर है क्या? एजेंट को, ये एजेंट ही नहीं मानेंगे हम लोग इसको। ओके, क्योंकि शेड्यूल 1 के साथ आपको सर्कुलर नंबर 57 देखना होता है। ठीक है, तो सर्कुलर नंबर 57 बोलता है कि अगर प्रिंसिपल अपने नाम से बिल बनाएगा तो एजेंट नहीं माना जाएगा। ओके, एजेंट एजेंट नहीं माना जाएगा। एंड अगर सप्लायर, ओके परचेजिंग एजेंट का केस है, अगर सप्लायर सप्लायर के नाम से बिल बना रहा है तो इस केस में एजेंट है ही नहीं ऐसा माना जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। मोता लिमिटेड गिव्स दिवाली गिफ्ट्स टू 20 एम्प्लॉइज वर्थ रुपीज 5 lakhs। डज इट क्वालिफाई एज सप्लाई? तो हम लोग पहले प्रोविजन रिवाइज करते हैं। प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, अगर पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर, ओके पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर अगर 50,000 रुपए तक का अगर गिफ्ट दिया जा रहा है तो उसको सप्लाई नहीं मानना है, नहीं मानना है। ओके, एंड अगर 50,000 के ऊपर का दिया जा रहा है तो पूरे वैल्यू को सप्लाई मानना है, ना कि सिर्फ एक्सेस वाला। ओके, तो यहाँ पर 20 एम्प्लॉय है, 5 लाख का वैल्यू है, तो 5 लाख अपॉन 20 इट वुड बी 25,000। तो यहाँ पर सिंस द वैल्यू ऑफ गिफ्ट इज अप टू रुपीज 50,000, दिस गिफ्ट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ इट इज बिटवीन रिलेटेड पर्सन। ओके, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई बोथ आर रिलेटेड पर्सन, पर फिर भी इन दोनों के ट्रांजेक्शन को सप्लाई नहीं बोल रहे, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन प्रोवाइजो में आता है, दैट इज एक्सेप्शन में। गिफ्ट है लेकिन गिफ्ट का वैल्यू क्या है, अप टू रुपीज 50,000। सबको समझ में आया? उसके आगे, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इट इज 65,000 पर एम्प्लॉय पर ईयर? यस, आंसर वुड बी डिफरेंट। पूरा 65,000 को हम लोग क्या मानते, सप्लाई मानते।
अभी इसके साथ साथ आईटीसी का हम लोग को कुछ डिस्कशन करना है, वो भी यहाँ पर ही कर लेते हैं। जिन्होंने आईटीसी का चैप्टर नहीं किया है, ये वाला पार्ट वो लोग बाद में देखना। ओके, आईटीसी में हम लोगों ने सीखा है, अगर आप लोग गिफ्ट देने के लिए कुछ खरीद रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों ने कुछ खरीदा लेकिन आपको मालूम है कि आप गिफ्ट देने वाले हो, आपने कुछ खरीदा है लेकिन आपको मालूम है कि आप गिफ्ट देने वाले हो, तो गवर्नमेंट से इस परचेस का आप आईटीसी नहीं ले सकते। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कुछ परचेस कर रहे हो जो गिफ्ट देने वाले हो, लेकिन गिफ्ट का वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर है, एंड अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, बाकी किसी ने किसी को नहीं, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है 50,000 के ऊपर का गिफ्ट, इस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या मानते हैं? इस ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई मानते हैं। ओके। तो गवर्नमेंट सेज अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई माना जा रहा है, तो उस गिफ्ट के परचेस का भी आईटीसी मिलेगा। ओके। लेकिन अगर आप लोग सप्लाई नहीं मान रहे हो, नॉर्मली तो आप सप्लाई नहीं मानोगे, क्यों नहीं मानोगे सर? क्योंकि कंसीडरेशन नहीं है। सप्लाई होने के लिए क्या चाहिए? कंसीडरेशन चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आईटीसी भी नहीं मिलेगा, सप्लाई भी नहीं माना जाएगा। कौन से केस में? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अप टू ₹50,000, अप टू ₹50,000। आया समझ में? तो आईटीसी भी नहीं, सप्लाई भी नहीं। लेकिन 50 के ऊपर रहेगा तो सप्लाई भी माना जाएगा एंड आईटीसी भी मिलेगा। आई होप द डिस्कशन इज वेरी क्लियर नो। आगे, क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सिंपल है। ओके, एक एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है, एंड यहाँ पर इनवॉइस कौन बना रहा है? इनवॉइस एजेंट खुद के नाम से बना रहा है। ओके। एक कंपनी है, दैट इज प्रिंसिपल, एक एजेंट है जो है सनशाइन कार। ओके, एजेंट है, एंड रिसिपिएंट का नाम यहाँ पर नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि सनशाइन कार, दैट इज एजेंट इज इशूइंग इनवॉइस इन हिज ओन नेम, खुद के नाम से बिल बना रहा है। ओके, तो हम लोगों ने वही सीखा है, अगर खुद के नाम से बिल बनाएगा तो वो सप्लाई माना जाएगा, तो यहाँ पर सप्लाई माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर राजेश सुराना has a proprietorship firm in the name of Surana and Sons Jaipur. The firm registered under GST manufactures some taxable products. The firm also provides taxable consultancy services. Rajesh Surana has provided consultancy services to his brother Mr. Akhilesh Surana without any consideration. The products manufactured by Akhilesh are similar to the ones manufactured by Rajesh. Mr. Surana charges 3 lakh for providing similar consultancy service to independent customer located in US. Okay. अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है? कंप्यूट जीएसटी लायबिलिटी। पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि नहीं। ओके। सप्लाई होने के लिए दो चीजें होना चाहिए। क्या क्या दो चीजें होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए एंड बिजनेस पर्पस होना चाहिए। ओके, लेकिन हम लोग के केस में कंसिडरेशन है क्या? आंसर इज कोई कंसिडरेशन नहीं है। अगर आपके एक्टिविटी में कंसिडरेशन मिसिंग है, तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा? अभी अभी हम लोग को शेड्यूल 1 चेक करना है। ओके। शेड्यूल 1 ये कहता है, सप्लाईज टू रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इज अ सप्लाई इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन। ओके, रिलेटेड पर्सन को अगर हमने बेचा तो उसको सप्लाई माना जाएगा, लेकिन क्या अपना रिसिपिएंट रिलेटेड है या नहीं, वो हमको अभी देखना पड़ेगा। ओके। शेड्यूल 1 ने सिंपल बोला, दोनों पार्टी कौन होना चाहिए? रिलेटेड पार्टी होना चाहिए। ओके, एंड फ्री में जाना चाहिए, तो हम लोग क्या मानेंगे? सप्लाई। लेकिन हम लोग अभी क्या चेक करेंगे? अभी हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या ये एक्टिविटी रिलेटेड पर्सन्स के बीच में है या नहीं। ठीक है। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, मिस्टर सुराना हैज प्रोप्राइटरशिप इन द नेम ऑफ सुराना एंड सन्स, ओके, प्रोवाइडेड द कंसल्टेंसी सर्विसेज टू हिज ब्रदर विदाउट एनी कंसिडरेशन। द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अखिलेश, मतलब कि प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अखिलेश, मतलब कि अखिलेश दैट इज आउटसाइड इंडिया वाला जो पर्सन है, ओके, वो भी कुछ बना रहा है, मतलब कि वो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस कर रहा है मतलब इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ओके। हमने क्या सीखा था? फैमिली का जो डेफिनेशन है, ठीक है, उसमें
ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ये चारों को हम लोग रिलेटेड कब मानेंगे? जब वो लोग डिपेंडेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर क्लियर कट ये दिख रहा है कि हम लोग का जो भाई है वो खुद सिमिलर प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब दिस ब्रदर इज इंडिपेंडेंट। सिंस द ब्रदर इज इंडिपेंडेंट, he is not the part of family. Since he is not the part of family, he is not related person. Since he is not the related person, the transaction is falling out of schedule 1. Thus this transaction would not amount to supply. आ रहा है क्या समझ में? मैं यहाँ पर वापस से फ्लो लिख रहा हूँ। हमको क्या चाहिए था? रिवर्स जा रहे, रिवर्स। रिलेटेड पार्टी होना चाहिए था। रिलेटेड पार्टी होने के लिए क्या चाहिए? फैमिली के डेफिनेशन में आना है। फैमिली के डेफिनेशन में आने के लिए डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ओके, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट है। हम लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, सो वी आर नॉट रिलेटेड पर्सन। अगर हम रिलेटेड नहीं है तो हम शेड्यूल 1 के बाहर चले गए। शेड्यूल 1 के बाहर चले गए, ओके, एंड कंसिडरेशन तो वैसे भी नहीं है, इसीलिए तो शेड्यूल 1 चेक किया। तो इस केस में हम लोग का जो ट्रांजेक्शन है वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके, तो किस तरीके से चेक करना है? कंसिडरेशन नहीं है तो शेड्यूल 1 चेक किया, शेड्यूल 1 में क्या चेक किया? रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी में फैमिली का डेफिनेशन आया है समझ में? एवरीवन क्लियर विद दिस? ओके, तो यहाँ पर फाइनल आंसर इज नॉट लायबल टू टैक्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई और नॉट। सबसे पहला, दामोदर चैरिटेबल ट्रस्ट, अ ट्रस्ट हु गेट्स द आई ट्रीटमेंट ऑफ नीडी पीपल डन फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, एक चैरिटेबल एंटिटी है जो नीडी पीपल का ट्रीटमेंट फ्री में कर रहा है एंड डोनेट कर रहा है क्लोथ्स एंड टॉयज टू चिल्ड्रन। और क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। डोनेट करना मतलब फ्री में करना। तो सप्लाई होने के लिए क्या क्या चाहिए? कंसिडरेशन भी चाहिए एंड बिजनेस पर्पस भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कंसिडरेशन तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? यहाँ पर क्लियर कट लिखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग क्या चेक करेंगे? शेड्यूल 1 चेक करेंगे। शेड्यूल 1 में तो कोई ट्रांजेक्शन में फिट बैठ ही नहीं रहा है, क्योंकि किसी का भी नीडी पीपल का वो क्या कर रहा है? आई ट्रीटमेंट कर रहा है, मतलब जरूरी नहीं कि रेड पर्सन ही हो। तो यहाँ पर शेड्यूल 1 में भी नहीं बैठ रहा है, कंसिडरेशन भी नहीं है। दस दिस एक्टिविटी डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई। क्लियर है? आगे, सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स आर हैविंग फैक्ट्री इन दिल्ली एंड डेपो इन मुंबई। बोथ दिस एस्टेब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। मतलब कि दिल्ली में एक यूनिट है, मुंबई में एक यूनिट है, दोनों रजिस्टर्ड है। तो इन दोनों को हम लोग क्या मानेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच का जो ट्रांजेक्शन है उसको हमेशा सप्लाई मानना है, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, तो दिस ट्रांजेक्शन वुड बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। सी, रमन इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन चेन्नई। हिज ब्रदर हु इज वेल सेटल्ड इन लंडन। वेल सेटल्ड का मतलब होता है वो इंडिपेंडेंट है। ओके, अगर ब्रदर इंडिपेंडेंट है तो मुझे बताओ क्या वो रिलेटेड पार्टी है? आंसर इज रिलेटेड पार्टी नहीं है। ओके, आगे, इज अ वेल नोन लॉयर। रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, इट इज डिपेंडेंट, इट इज बेस्ड अपॉन इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है फॉर कंसिडरेशन तो हमेशा क्या मानेंगे? सप्लाई। लेकिन अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है विदाउट कंसिडरेशन, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या चेक करेंगे? क्या वो रिलेटेड पार्टी से आ रहा है एंड क्या इंपोर्टर के बिजनेस पर्पस के लिए आ रहा है? आंसर इज, इस केस में वेल सेटल्ड है मतलब रिलेटेड पार्टी नहीं है। बिजनेस पर्पस भले हो, सॉरी, पर यहाँ पर तो फैमिली डिस्प्यूट है, नहीं है। ओके, तो इन दिस केस ना तो रिलेटेड है ना ही बिजनेस है, इसीलिए इसको क्या मानेंगे? नॉट अ सप्लाई। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कमॉन। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, इसको हमेशा सप्लाई मानना है। देखो, जीएसटी लगेगा कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन सप्लाई मानना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी लगेगा कि नहीं, इट इज पार्ट ऑफ एग्जेम्पशन चैप्टर। लेकिन अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपने किसी से सर्विस लिया तो उस केस में रिलेटेड पार्टी से होना चाहिए एंड बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मीट कर रहा है तो ही कोई भी एक्टिविटी को क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। तो रिलेटेड पार्टी चाहिए, बिजनेस पर्पस चाहिए। इंडिपेंडेंट ब्रदर इज नॉट माई रिलेटेड पार्टी एंड यहाँ पर लिखा है फैमिली डिस्प्यूट। ओके, तो यहाँ पर सिंस इट इज अ फैमिली डिस्प्यूट, बिजनेस पर्पस भी नहीं है। ओके, तो इट इज नॉट अ सप्लाई। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ रमन हैज टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस यूनिट? कम ऑन, रिलेटेड पार्टी चाहिए, बिजनेस पर्पस चाहिए। क्या रिलेटेड पार्टी है? नहीं।
क्या बिजनेस पर्पज है? हाँ। आंसर वुड नॉट चेंज। आंसर वुड नॉट चेंज। अभी यहाँ पर आईसीआई ने अजम्पशन लिया है कि ब्रदर रिलेटेड पार्टी है, बट ये आंसर गलत है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आंसर शायद पहले ही चेंज कर दिया लग रहा है। ठीक है, मैंने प्रॉपर रखा है आंसर, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 थियरी क्वेश्चन, खुद से देख लो। क्वेश्चन नंबर 11, सत्यमेव प्रिंटर्स इज अ प्रिंटिंग हाउस registered under GST. It receives an order for printing 5,000 copies of books on yoga and meditation authored by well-known yoga guru. चलो, कौन सा सर्कुलर यहां पर काम आएगा? प्रिंटिंग वाला सर्कुलर। प्रिंटिंग वाला सर्कुलर ये कहता है कि अगर कंटेंट इज ओन्ड बाय ऑथर, अगर कंटेंट इज ओन्ड बाय ऑथर, ओके, तो इस केस में जो प्रिंटिंग प्रेस है, वो जो बुक्स प्रिंट करके दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्विस बोलेंगे। आया है समझ में? ओके। द कंटेंट इज प्रोवाइडेड बाय योगा गुरु, मतलब ऑथर प्रोवाइड कर रहा है। सत्यमेव प्रिंटर्स विल यूज ओन पेपर, ठीक है, खुद का पेपर वापरेंगे तो भी सर्विस दिया जा रहा है, ऐसा माना जाएगा। तो यहाँ पर सर्विस के ऊपर जीएसटी का रेट 18% है, तो 18% वुड बी एप्लीकेबल। ओके, तो यहाँ पर आंसर आपको क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, अ सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, अजस्त्रो इंडस्ट्रीज enters into a contract with actor Chandragupta to act as a brand ambassador for 5 years, मतलब 5 साल के लिए चंद्रगुप्ता करके जो एक्ट्रेस या एक्टर जो भी है, उनको अजस्त्रो इंडस्ट्रीज के लिए 5 साल के लिए काम कर। ओके, 50 लाख रुपीज पर एनम इज द फीस। एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, द चंद्रगुप्ता विल हैव टू पे 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फी रिसीव्ड बाय हिम टिल द डेट ऑफ टर्मिनेशन। मतलब कि अगर 5 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया, ओके, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें जितना भी फीस मिला उसका 50% देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर 3 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर जो पेमेंट किया गया है उसको सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे? आंसर इज इसको सप्लाई मानेंगे। ओके, सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है क्या? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स था, इट वॉज फॉर ensuring कंप्लीटनेस ऑफ वर्क विद इन द टेन्योर। ओके, जो 5 साल का टेन्योर है वो खत्म होना चाहिए, वो इंटेंशन था। ओके, तो इस हिसाब से इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। एंड यहाँ पर जो सर्विस अजस्त्रु दे रहा है बाय रिसीविंग 50%, दैट सर्विस इज कॉल्ड एज टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस। ओके, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस, एंड टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। आ रहा है क्या समझ में? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पर टर्मिनेशन फी वुड बी टैक्सेबल। क्वेश्चन नंबर 14, Angad Private Limited is engaged in business of distribution of construction material. As an incentive, Angad Private Limited pays rupees 75,000 to its employees upon achieving a specific sales target. The incentive is the part of salary, and applicable TDS is deducted as per Income Tax Act. Angad Private Limited is of the view that GST is not leviable on such incentive, whether the stand is proper. Okay, तो यहाँ पर एकदम सिंपल है, सैलरी पे हो रहा है, सैलरी के साथ साथ क्या पे हो रहा है? एक टारगेट इंसेंटिव पे हो रहा है। तो यहाँ पर टारगेट इंसेंटिव के ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, वो क्वेश्चन है। आंसर इज सिंस द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मेंशंस अबाउट टारगेट इंसेंटिव। क्योंकि टारगेट इंसेंटिव के बारे में ऑलरेडी बताया जा रहा है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होने की वजह से दिस सर्विसेज वुड बी कवर्ड इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में सबसे पहला एंट्री, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू इट्स एम्प्लॉयर would not be treated as supply of goods or supply of services। तो यहाँ पर it shall not be treated as supply of goods or service। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? क्योंकि इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में है वो, एंड वो कोई गिफ्ट नहीं दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर्स सेंड्स सर्टन कैटेगरी ऑफ यार्न फॉर प्रोसेसिंग टू द जॉब वर्कर। ओके, हम लोगों ने क्या किया हुआ है? जॉब वर्कर को गुड्स भेजा है।
अगर जॉब वर्कर को गुड्स भेजा है, जॉब वर्कर हमें उसके ऊपर काम करके गुड्स वापस भेजेगा। ओके, तो यहाँ पर जॉब वर्कर जो गुड्स हमें भेज रहा है, क्या उसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सर्विस मानेंगे? आंसर इज सर्विस मानेंगे। ठीक है। लेकिन सर अगर जॉब वर्कर खुद का भी गुड्स यूज करता है एंड फिर हमको हमारा गुड्स दे रहा है, ओके फॉर एग्जांपल मैंने जॉब वर्कर को शर्ट पीस भेजा, जॉब वर्कर ने बटन लगा के भेजा, तो यहाँ पर क्या हम लोग उसको गुड्स मानेंगे या सर्विस मानेंगे? आंसर इज स्टिल हम उसको सर्विस ही मानेंगे, चाहे जॉब वर्कर अपना गुड्स क्यों यूज ना कर रहा हो। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द प्रोसेस्ड yarn इज सोल्ड बाय, अच्छा यहाँ पर थे हम लोग, सॉरी, द जॉब वर्कर अंडरटेक्स द प्रोसेसिंग वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट। ड्यूरिंग द प्रोसेस द जॉब वर्कर यूजेस हिज ओन मटेरियल, ओके खुद का मटेरियल यूज कर रहा है। द प्रोसेस्ड yarn इज सोल्ड बाय नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रीमाइस। ठीक है। द बैलेंस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट मटेरियल इज सेंट बैक by job worker to Nandishwar. The job worker is of the opinion, since he is using his own material, okay, material also in processing, and hence the supply to Nandishwar manufacturer is in the nature of supply of goods as well as service. Do you agree? Answer is हम agree नहीं करेंगे। Okay, we are not going to agree. आ गया समझ में? तो यहाँ पर इसको हम लोग सर्विस ही मानेंगे, क्लियर कट हम इसको सर्विस मानेंगे। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, that is taxability of tenancy premium. Mr. Happy has a huge residential property located at a prime location in Mumbai. He has let out the first and second floor to Mr. Peace for residential purpose. Mr. Peace surrenders his tenancy rights to Mr. Sirin for tenancy premium of 10 lakh rupees. Mr. Sirin has paid applicable stamp duty and registration charges. Moreover, moreover, Mr. Sirin has agreed to pay monthly rent of 1 lakh rupees to Mr. Happy from June. Determine the taxability. ओके, अभी यहाँ पर हम लोग को दो चीजों का टैक्सेबिलिटी जानना है। सबसे पहला टेनेंसी प्रीमियम का, ओके, एंड सेकंड रेंटल इनकम का। ओके, रेंटल एक्सपेंस जो भी है, फ्रॉम द सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज रेंटल इनकम एंड रिसिपेंट इट इज रेंटल एक्सपेंस। तो जो भी रेंटिंग सर्विसेज है उसका हम लोग को क्या जानना है? टैक्सेबिलिटी। अभी हम लोगों ने क्या सीखा था वो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर लैंडलॉर्ड ने टेनेंसी राइट्स बेचा है टेनेंट को, तो यहाँ पर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रहेगा तो एग्जेम्प्ट रहेगा, कमर्शियल पर्पस के लिए रहेगा तो टैक्सेबल रहेगा। अगर टेनेंट ने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचा है टेनेंट दूसरे को, ओके, टेनेंट T1 ने T2 को बेचा, तो चाहे रेसिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, दोनों ही केस में टैक्सेबल रहेगा। बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक टेनेंट है पीस नाम का एंड दूसरा टेनेंट है सेरिन नाम की। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पीस ने सेरिन को टेनेंसी राइट्स सेल किया, तो यहाँ पर 10 लाख का टेनेंसी प्रीमियम कलेक्ट हुआ। तो 10 लाख का जो टेनेंसी प्रीमियम है उसके ऊपर कहते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी तो सर पे हुआ है, लेकिन हम लोगों ने ये भी सीखा है कि स्टैम्प ड्यूटी पे हुआ तो क्या हुआ, स्टैम्प ड्यूटी पे हुआ इसका मतलब ये नहीं कि जीएसटी नहीं आएगा। स्टैम्प ड्यूटी पे हुआ वो अपने अलग जगह पे है, ओके, बट जीएसटी लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी लगता है जीएसटी नहीं लगता, ऐसा केस खाली एक ही है, दैट इज कंप्लीटेड बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग का जो सेल होता है दैट इज फ्लैट्स का सेल, एंड जिसमें पैसा आपको सीसी के बाद मिल रहा है, ऐसे केस में हम लोग क्या मानते हैं, जीएसटी नहीं आएगा। ओके, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी भरा गया, तो वो चीज टेनेंसी राइट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो टेनेंसी प्रीमियम के केस में टैक्सेबल रहेगा, मिस्टर पीस को जीएसटी भरना पड़ेगा। अभी अगर हम लोग रेंटल एक्सपेंस का बात करें, रेंटल सप्लाईज का, तो यहाँ पर एग्जेम्पशन चैप्टर के बाद आप लोग ये पॉइंट को रेफर कर सकते हो। एग्जेम्पशन चैप्टर में हमने देखा हुआ है या फिर हम लोग बाद में देखने वाले हैं कि रेंटल इनकम दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ओके, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू अ पर्सन, टू अ पर्सन other than registered person is exempt। मतलब कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो टैक्सेबल, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पर अनरजिस्टर्ड को दैट इज मिस्टर हैप्पी ने किसको सर्विसेज दिया, मिस्टर सेरिन को।
ओके, तो यहाँ पर सिरिन इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, सो मिस्टर हैप्पी को जीएसटी पे नहीं करना है, द ट्रांजेक्शन वुड बी एग्जेम्प्ट। आई होप समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 17। ये जो क्वेश्चन है ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर एक मास्टर क्वेश्चन है। अभी इसके पहले एक बार हम लोग कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन अगर रहेगा तो उसको हमेशा आपको सप्लाई मानना है, और अगर बिना कंसिडरेशन के अगर आपने कुछ सर्विसेज लिया है इंडिया के बाहर से, तो उसको आप लोग सप्लाई कब मानेंगे, जब भी वो रिलेटेड पार्टी से होना चाहिए एंड बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। ओके, बिजनेस पर्पस हम लोग किसका देखेंगे, रिसिपिएंट का। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर राहुल द्रविड़ अ क्रिकेट कोच इंपोर्ट्स कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन के लिए हुआ है देन इट इज ऑलवेज सप्लाई। ठीक है, हम लोगों को कुछ सोचना ही नहीं है। आगे, मेसर्स मिस्टर नमकीन्स अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी प्रोक्योर्स कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। अगेन इट इज फॉर कंसिडरेशन, तो हमेशा इसको हम लोग सप्लाई बोलेंगे, चाहे पर्सनल पर्पज ही क्यों ना हो। थर्ड, proprietor of Mr. Namkeens, a firm registered under GST, procures consultancy services विदाउट कंसिडरेशन। मतलब कि विदाउट कंसिडरेशन है तो फ्री में अगर आ रहा है तो रिलेटेड पार्टी एंड बिजनेस पर्पस दोनों होना चाहिए। कि फॉर इट्स फैमिली डिस्प्यूट, मतलब कि बिजनेस पर्पस नहीं है। ब्रदर जो इंडिपेंडेंट है, ओके, अगर ब्रदर इंडिपेंडेंट है तो ही इज ऑल्सो नॉट अ रिलेटेड पार्टी। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पर फुलफिल्ड नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट अ सप्लाई। सबको समझ में आ रहा है। पेरिगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, procures management consulting service, okay, from its parent entity। एल पेरिगो पेरेंट एंटिटी डज नॉट चार्ज एनीथिंग, मतलब कि क्या हो रहा है, विदाउट कंसिडरेशन आ रहा है, विदाउट कंसिडरेशन। तो विदाउट कंसिडरेशन में रिलेटेड पार्टी होना चाहिए एंड बिजनेस पर्पस होना चाहिए। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस ले रहे हैं मतलब ये बिजनेस पर्पस है। ओके, रिलेटेड पार्टी है कि नहीं, ऑब्वियसली पेरेंट एंटिटी एंड सब्सिडरी, दीज बोथ आर रिलेटेड पार्टी, तो यहाँ पर सप्लाई माना जाएगा। ओके, आगे, सन फार्मा लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, प्रोक्योर्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विस फ्रॉम यूएस। सन फार्मा आईएनसी डज नॉट चार्ज एनीथिंग एज इंटरेस्ट वाज ऑलरेडी पेएबल टू सन फार्मा। मतलब क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये इंपोर्टर है, ये इंडिया के बाहर वाला सप्लायर है। ओके, ये इंपोर्टर है, सप्लायर ने सर्विस दिया लेकिन इंपोर्टर उसको पैसा नहीं दे रहा है। क्यों पैसा नहीं दे रहा है, क्योंकि सप्लायर खुद ही कुछ पैसा देने का है। ओके, तो इस केस में कंसिडरेशन है कि नहीं, क्या मानेंगे, कंसिडरेशन होगा या नहीं होगा, क्या मानेंगे, आंसर इज कंसिडरेशन है। अगर कंसिडरेशन ना होता तो वो जो आउटस्टैंडिंग पहले का है वो एडजस्ट ना हुआ होता। कंसिडरेशन है, उसके सामने एडजस्ट किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट वाज ऑलरेडी पेएबल। ओके, द सेड कंसिडरेशन इज एडजस्टेड, मतलब कि उसके सामने एडजस्ट किया है, मीन्स कंसिडरेशन एग्जिस्ट, कंसिडरेशन एग्जिस्ट करता है तो ऑलवेज सप्लाई। नेक्स्ट, शाह पॉलीमर्स, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन whose turnover is 5 lakh rupees, procures consultant services without consideration from its related party। पहला कंडीशन फुलफिल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स, दूसरा कंडीशन फुलफिल्ड, तो इसको सप्लाई मानना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जीएसटी नहीं आना चाहिए। आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज पर सेक्शन नंबर 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, विच वी आर गोइंग टू लर्न इन द रजिस्ट्रेशन चैप्टर। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 एकदम सेम क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। मोहनदास इंटरनेशनल entered into a transaction for import of goods from a vendor located in Italy. Due to financial issues, Mohandas was not in the situation to clear the goods upon payment of import duty. Thus, it sold the goods to Radhakrishnan Export House by endorsement of title while the goods were in high seas. The agreement provided that Mohandas International shall purchase back the goods in future from Radhakrishna Export House. Okay, discuss the taxability. अब सुनो ध्यान से। पहले तो आप लोग को
एंट्री नंबर 8 ऑफ शेड्यूल 3। ठीक है, ये आप लोग को याद करना है। इसमें दो पॉइंट था। सबसे पहला पॉइंट, अगर गुड्स वेयरहाउस के अंदर सेल हुआ है, ओके, वेयरहाउस से क्लियर करने के पहले अगर सेल हुआ, तो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन वेयरहाउस से जो पर्सन क्लियर करने वाला है उसको इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा, दैट इज आईजीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम का आईजीएसटी। सेकेंड पॉइंट क्या देखा था, अगर गुड्स हाई सीज में बिके हैं, ओके, मतलब कि गुड्स इंडिया में क्लियर होने के पहले, ओके, टाइटल ट्रांसफर हो चुका है, तो इसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, इसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हाई सीज सेल इज नॉट लाइबल टू जीएसटी बिकॉज इट इज इन शेड्यूल 3। लेकिन जो भी पर्सन हाई सीज परचेस कर रहा है, वो जब क्लियर करवाएगा तब उसको लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। आया है समझ में? ओके, तो उस तरीके से ये पॉइंट है, सिंपल उतना ही लिखना और कुछ भी नहीं। एंड जब भी इन फ्यूचर राधा कृष्णा जो है एक्सपोर्ट हाउस, वो जब भी बेचेगा किसको, अपना कौन था ये पर्सन, मोहनदास इंटरनेशनल, तो उसको जब भी बेचेगा इट इज अ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, क्योंकि राधा कृष्णन इज गोइंग टू क्लियर, क्लियर कर लिया मतलब इंडिया में आ चुका। अभी राधा कृष्णा जब भी सेल करेगा तभी वो ट्रांजेक्शन वुड बी कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। टोटल कितने क्वेश्चन हैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, ज्यादा नहीं, बस हो गया होने आया। क्वेश्चन नंबर 21, GER Limited of Germany supplies luxurious cars worth rupees 1 crore to IND Limited of India. Before the car reaches the Indian port, okay, before the car reaches the Indian port, but after crossing the territorial waters of India, IND sells it to T1 by way of transfer of documents. ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ है, GER ने सेल किया है IND को, IND ने सेल किया T1 को, ओके, T1 को सेल किया। अभी यहाँ पर T1 क्या कर रहा है, वेयर हाउस में डाल रहा है, ओके, वेयर हाउस में डाल रहा है। अब आगे क्वेश्चन ये पूछता है कि T1 क्या कर रहा है, T1 वेयरहाउस के अंदर सेल कर रहा है T2 को, एंड T2 उसको क्लियर करवा रहा है। अभी अपने को यहाँ पर आंसर करना है कि ये ट्रांजेक्शन का टैक्सेबिलिटी कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहला, GER ने जो IND को बेचा है इट इज नॉट अ सप्लाई, ओके, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट क्लियरेंस के पहले हो चुका है, ओके, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय वे ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट क्लियर होने के पहले हो चुका है, ओके। तो GER ने जो IND को बेचा है इट इज नॉट अ सप्लाई। ठीक है, फिर IND ने जो T1 को बेचा है वो भी क्लियरेंस होने के पहले ही बेचा है, तो ये भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, ओके, क्योंकि क्लियर हुआ ही नहीं था तभी। फिर T1 ने क्या किया, वेयरहाउस में डाला, एंड वेयरहाउस में ही T2 को सेल हुआ है, वेयरहाउस में ही T2 को सेल हुआ है, ओके, T1 सोल्ड टू T2 व्हेन द गुड्स वेर इन वेयरहाउस, तो ये भी नॉट अ सप्लाई रहेगा क्योंकि वेयरहाउस के अंदर सेल हो चुका है, ओके। Is GST leviable on clearance of goods by T2 from warehouse? Obviously yes। जब भी T2 गुड्स को क्लियरेंस करवाएगा फ्रॉम वेयरहाउस उसको कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी, एंड दैट कस्टम ड्यूटी इज आईजीएसटी, ओके, ये आईजीएसटी का कस्टम ड्यूटी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, शर्मा कैरियर्स is a goods transportation agency engaged in transportation of goods by road. As per general business practice, Sharma Carriers also provides intermediary and ancillary services like loading, packing, unpacking वगैरह वगैरह। With reference to above, analyze whether such services are to be treated as part of GTA service, being composite or as a mixed supply। ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सुनो। अब ये क्वेश्चन कहता है कि एक पर्सन है जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, ओके। अब जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी जा रही है उसके साथ साथ कुछ एंसिलरी सर्विसेज भी दी जाती, ओके, एंसिलरी सर्विसेज भी दिए जाते हैं। एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज पर
जनरल बिजनेस प्रैक्टिस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर जनरल बिजनेस प्रैक्टिस है मतलब कि ये फील्ड में जितने भी सप्लायर होंगे वो सारे के सारे ऐसे ही ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे। ओके, तो ऐसे केस में अगर ये पर्सन एक ही बिल बनाता है फॉर बोथ दिस सर्विसेज, देन दिस ट्रांजैक्शन वुड बी ट्रीटेड एज कंपोजिट सप्लाई। ओके, इसको क्या माना जाएगा? कंपोजिट माना जाएगा। क्लियर है क्या? लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन का बिल अलग बनता है, ओके, एंड एंसिलरी का बिल अलग बनता है, तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का रेट लगेगा एंड एंसिलरी के ऊपर एंसिलरी का रेट लगेगा। लेकिन अगर दोनों का एक ही बिल बनाया होता तो उस केस में ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट है वो भी एंसिलरी के ऊपर ही लग जाता। आया है समझ में? अलग बिल बनाया तो सेपरेट सप्लाई, नॉट मिक्स सप्लाई। अलग बिल बनाया तो सेपरेट सप्लाई, सेम बिल बनाया कंपोजिट सप्लाई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 इज अ थियरी क्वेश्चन, कंसेप्ट के साथ ही है वो। क्वेश्चन नंबर 24, रुद्राक्ष कपूर, an owner of Rudraksh Publishing House, Ghaziabad, donated some money to some charitable trust in the memory of his late father. Okay. Divya Prakash Charitable Trust constructed a room in school by it and wrote, donated by Rudraksh Kapoor in the memory of his father. Okay. अभी यहाँ पर जो पर्पज है वो फिलांट्रोफिक पर्पज है। फिलांट्रोफिक मतलब कि इट इज नॉट लीडिंग टू एनी कमर्शियल गेन। ओके, एंड यहाँ पर जो डोनेशन है इसका जो नेचर है इट इज लाइक गिफ्ट, गिफ्ट के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया पॉइंट? अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर, द ओनर ऑफ रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस, तब जीएसटी आता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? इन द मेमोरी ऑफ फादर। तो ये लिखने की वजह से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर जीएसटी नहीं आएगा। okay, आगे, इन द अबाव क्वेश्चन, if Divya Prakash Charitable Trust had written on the door, constructed, अच्छा वही आगे वाला क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो अपना दोनों क्वेश्चन एक साथ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 25, इट इज सिमिलर क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है? डोनेटेड बाय मिस्टर अमन गोयल अपॉन द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। तो यहाँ पर उसका जो बिजनेस है, ठीक है, अभी उसका बिजनेस किसका था? टाइल्स का बिजनेस था। तो उसने टाइल्स का बिजनेस था, उसका एक फर्स्ट लड़का पैदा हुआ, तब उसने क्या किया? ये वाला एक डोनेशन किया एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये वाला बैनर लगवाया या फिर सिटिंग हॉल पे वो एनग्रेव किया। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि ये फिलांट्रोफिक है, मतलब कि देर इज नो कमर्शियल गेन, सो नो जीएसटी। ओके, 25th हो गया, 26th एंड 27th। ठीक है। Mangesh Enterprises, Goa, a registered supplier has made the following supplies in the month of February. Supply of guest house accommodation with facilities of cooling, heating, internet, parking to customer on daily rentals of 1,500. Mangesh Enterprise has 20 guest suites. During the month, there was 50% occupancy. Okay. Catering and food service were supplied separately to those who opted for it at a cost of 500 per day of occupancy. Total amount collected for catering and food service was 70,000. Okay, अभी सर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो एक गेस्ट हाउस है, ओके, वो रेंटल चार्ज कर रहा है। ओके, इज प्रोवाइडिंग रेंटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, रेंटल चार्ज हो रहा है। ओके, रेंटल के साथ साथ एंसिलरी सर्विसेज भी दिया जा रहा है। सो ऑब्वियसली रेंटल एंड एंसिलरी दीज बोथ वुड बी कंसिडर्ड एज कंपोजिट सप्लाई। इन दोनों को मिला करके जो बोलेंगे हम उसको कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे। लेकिन केटरिंग एंड फूड उसका अलग चार्ज होता है। ओके, तो केटरिंग एंड फूड ये जो रहेगा इसका अलग चार्ज करते हैं, तो इट इज अ सेपरेट सप्लाई। इट इज अ सेपरेट सप्लाई। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सुनो। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सप्लाईज। सबसे पहला होता है कंपोजिट,
दूसरा होता है मिक्स्ड एंड तीसरा होता है सेपरेट। कंपोजिट में प्रिंसिपल सप्लाई का रेट ऑफ टैक्स लगता है पूरे वैल्यू पर, मिक्स्ड में हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगता है पूरे वैल्यू पर, एंड सेपरेट में सेपरेट रेट्स लगता है। ओके, तो केटरिंग एंड फूड का जो रहेगा उसके ऊपर केटरिंग एंड फूड का रेट लगेगा। क्लियर है? पॉइंट आया समझ में? अभी यहाँ पर अमाउंट वाइज देख लेते हैं कैलकुलेशन। अभी यहाँ पर 1500 रुपया पर डे था, 20 सूट्स था, 50% ऑक्यूपेंसी था, एंड 28 दिन था। ओके, तो यहाँ पर फेब्रुवरी का बात हो रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार। कौन सा मंथ है, कौन सा मंथ, हाँ फेब्रुवरी का ही बात हो रहा है। ओके, तो 28 डेज के हिसाब से वो लोगों ने कैलकुलेशन किया हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ पर 28 इंटू 50% इंटू 1500 इंटू दिस, एंड 18%। अभी रेट ऑफ जीएसटी हम लोग एक बार देख लेते हैं कहाँ से लिया है। देखो, रेंटिंग के ऊपर जीएसटी का रेट 18%, एंसिलरी सर्विसेज के ऊपर रेट अलग अलग है। दैट इज एसी के मेंटेनेंस के ऊपर 18 एंड पार्किंग के ऊपर 18। ठीक है, वैसे तो सेम ही है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई अपना रेंटिंग है तो रेंटिंग का रेट लगेगा। वैसे भी सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इसी का लगना था। एंड जो केटरिंग सर्विस है, तो केटरिंग सर्विस पे अलग से 5% लगेगा। तो एक बार कैलकुलेशन देख लो। तो आंसर वुड बी 75,600, दैट इज 1500 इंटू 20, दैट इज 30,000 इंटू 50%, 15,000 इंटू 28। जो भी आंसर आएगा उसका 18%। क्लियर? एंड केटरिंग के ऊपर 5%, क्लियर कट बोला हुआ था, 70,000 रुपया कलेक्ट हुआ है। समझ में आ गया? अभी सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई। तो हम लोग ये जो पॉइंट है वो टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में जब भी जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। ओके। आगे भी एक क्वेश्चन है यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन। XYZ कंसल्टेंसी registered in Bangalore supplies technical consultancy services to its clients. It has been providing services to BA Limited, okay, Mumbai. Consideration is settled assignment wise. BA Limited paid 37 lakh to XYZ consultancy for XYZ consultancy agreeing not to provide similar technical services. ओके, मतलब यहाँ पर ये नॉन कम्पीट फीस का यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। ओके, अमाउंट रिसीव्ड फॉर फोरबियरेंस ऑफ एन एक्ट, कुछ नहीं करने के लिए 37 लाख रुपीज मिला हुआ है। ओके, XYZ इज ऑफ द व्यू दैट 37 लाख इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कुछ नहीं करने का पैसा मिलता है उसको भी हम लोग कंसिडरेशन बोलते हैं। ये हम लोगों ने कहाँ पर सीखा हुआ है? कंसिडरेशन के डेफिनेशन में सीखा हुआ है। आया समझ में? तो 37 लाख वुड बी लायबल टू जीएसटी। एकदम सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। दिस क्वेश्चन इज टू बी डन अलॉन्ग विथ एग्जामिशन चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने दो क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 28, जो कि हम लोग आगे वाले फर्दर चैप्टर्स में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।